हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं महादेव सिविल जी के क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जानने का स्रोत क्या है। ठीक है, स्रोत क्या है? चचनामा नामक ये बुक है जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ये हमें सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में इस बुक से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका चचनामा का फारसी में अनुवाद अबू बकर कूफी ने किया था। ठीक, किस समय किया था? जब नासरुद्दीन कुबाचा शासक थे। ठीक, समझ गए? ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बात है जो ऐबक के प्रतिद्वंदी यल्दौज और कुबाचा थे। उसी समय अबू बकर कूफी ने क्या किया था? फारसी में चचनामा का अनुवाद किया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि सिंध पर क्या उस समय स्थिति थी। ठीक है, जब अरबों ने आक्रमण किया था। ठीक, सिंध के शासक सासी राय थे। ठीक, उनके मंत्री चाच थे। चाच ने क्या किया था? सासी राय की हत्या करके शासक बन गया था। जो चाच का भाई था चंद्र था और चंद्र का बेटा दाहिर था। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अरब के बारे में। ठीक है, अरब में खलीफा उमर थे। पहली बार खलीफा उमर ने उमर के समय में बंबई के थाना पर पहला अभियान खलीफा उमर के समय में भेजा गया था। ठीक, जब खलीफा उमर के समय में बंबई के थाना पर व्यापार करने के लिए जब ठीक है अरबी लोग आए थे, अरब के लोग आए थे, जब वापस गए थे यहाँ से तो कुछ लोग क्या हो गए थे? थाना के आसपास के क्षेत्रों में बस गए थे। ठीक, लेकिन दूसरी बार जब खलीफा उस्मान के समय में ठीक उस्मान के सेनापति अब्दुल बिन उमर के समय में जब सेनापति सिंध और मकरान के कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन जब ये अब्दुल बिन उमर जब खलीफा के पास पहुंचे तो खलीफा से ये बताया कि सिंध में रहने लायक नहीं है, क्योंकि सिंध में पानी की कमी है और वहां पर अच्छे फल नहीं मिलते हैं। ठीक, तभी से खलीफा उस्मान के बाद से ठीक सिंध पर आक्रमण करने के लिए खलीफाओं ने नहीं सोचा। लेकिन कुछ समय बाद एक सिंघल द्वीप से जहाज अरब की तरफ जा रहा था। ठीक, लेकिन देवल बंदरगाह, सिंध के देवल बंदरगाह के पास में यहाँ पर रहने वाली कुछ जनजातियां थी जिनका नाम कुर्क, संगार, मेड़, ये जनजातियां थी। इन्होंने देवल बंदरगाह के पास अरबी जहाज को लूट लिया। ठीक, लूटने के बाद उस समय जब अरबी जहाज को लूटा गया था उस समय सिंध का शासक दाहिर था। ठीक है, दाहिर से हज्जाज ने क्या किया? हर्जाना मांगा। लेकिन दाहिर ने ये कह दिया कि जो यहाँ की जो जनजातियां हैं वो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, इसीलिए दाहिर ने हज्जाज को हर्जाना देने से मना कर दिया। हज्जाज ने क्या किया? उस समय खलीफा वालिद थे। हज्जाज ने किसी तरीके से खलीफा वालिद से सिंध अभियान के लिए सहमति प्राप्त कर लेता है। लेकिन हज्जाज ने अपना पहला अभियान उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर भेजा, लेकिन ये पूरी तरह से ये अभियान क्या हो गया था? असफल हो गया था। हज्जाज ने अपना दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में भेजा, लेकिन ये भी असफल हो गया था। ठीक, अब हज्जाज ने अपना तीसरा अभियान अपने भतीजे और अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भेजा, जो उस समय अभियान के समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। ठीक है, आइए देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पहला अभियान देवल बंदरगाह पे किया। ठीक है, देवल एक प्रांत है, प्रांत के बगल में बंदरगाह है, तो इसका नाम क्या हो गया? देवल बंदरगाह हो गया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में पहली बार देवल पर आक्रमण किया और यहाँ के कुछ क्षेत्रों को जीत करके देवल में पहली बार जजिया कर कहाँ लगाया? सिंध के देवल में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। ठीक, देवल में ही 3 दिन तक भीषण युद्ध चला। ठीक, देवल के क्षेत्र में, और देवल के क्षेत्र में जितने भी 17 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति थे मोहम्मद बिन कासिम ने सबको कत्लेआम करवा दिया। लेकिन जो बच गए थे उनको मोहम्मद बिन कासिम ने अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देवल को पूरी तरह से मोहम्मद बिन कासिम जीतने के बाद नीरुन की तरफ बढ़ते हैं। नीरुन भी एक प्रांत था, एक क्षेत्र था। यहाँ पर अधिकांश जो जाति के लोग रहते थे बौद्ध और ब्राह्मण थे। ठीक, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करने से मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, और पूरी तरह से नीरुन को भी मोहम्मद बिन कासिम अपने कब्जे में ले लेता है। अब नीरुन को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम अपना अगला अभियान कहाँ करता है? सेहवान की तरफ बढ़ता है। सेहवान में दाहिर का चचेरा भाई वज्रहरा शासन कर रहा होता है, लेकिन यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो बौद्ध और जाट थी। इन लोगों ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के बाद वज्रहरा क्या किया कि सेहवान को छोड़ करके भाग जाता है। ठीक, अब यहाँ के बाद जो जाटों का जो मुखिया था जिसका नाम काक था, काक ने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम से जाकर के मिल गया। ठीक, सेहवान को विजय करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम रावर की तरफ बढ़ता है। जब रावर पहुंचता है तो रावर में ही इसका मुकाबला जो होता है दाहिर से होता है। रावर में ही दाहिर क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम से लड़ता है और लड़ते हुए ये मारा जाता है। लेकिन इसकी दो पत्नियां थीं, एक पत्नी का नाम लाडी था और दूसरी पत्नी का नाम रानी बाई था। जब दाहिर की मृत्यु हो गई तो दाहिर की मृत्यु के बाद रानी बाई ने क्या किया कि अपने आप को जौहर कर लिया। लेकिन लाडी ने क्या किया? लाडी अंततः वीर गति को लड़ती हुई मारी गई। इसकी दो बेटियां थी, सूर्या देवी और परमल देवी। सूर्या देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले लेता है। ठीक, रावर को पूरी तरह से जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम अरोर की तरफ बढ़ता है। कहा जाता है कि अरोर के विजय से ही सिंध विजय पूरी मानी जाती है। ठीक, लेकिन 713 में जब मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंचता है, मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम को इतना सोना प्राप्त हुआ कि मुल्तान का नाम बदल करके मोहम्मद बिन कासिम ने उसका नाम स्वर्णनगर रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी समय इन सारी घटनाओं के समय कुछ समय बाद यहाँ खलीफा जो होते हैं वालिद हट जाते हैं। अगला जो खलीफा बनते हैं वो सुलेमान बनते हैं, और सुलेमान जो थे मोहम्मद बिन कासिम के सफल अभियान की वजह से मोहम्मद बिन कासिम से ये जलस पैदा हो जाती है। और जब ये सूर्या देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम खलीफा सुलेमान के सामने प्रस्तुत करता है, उपस्थित होता है यहाँ मुल्तान विजय करने के बाद, तो सुलेमान ने क्या किया कि सूर्या देवी और परमल देवी ने ये बताया खलीफा सुलेमान से कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे सतीत्व को नष्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद सुलेमान जो होता है आग बबूला हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है, मृत्यु दंड की सजा दे देता है। मृत्यु दंड में कई राइटर अलग अलग तरीके से लिखा है। कुछ लोगों ने ये बताया है कि इसे घोड़े की खाल में मोहम्मद बिन कासिम को सिलवा करके घोड़ों के बीच दौड़ाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। बहुत सारे तर्क मिलेंगे मृत्यु के कारण, लेकिन मेन तर्क यह है कि सूर्या देवी और परमल देवी ने जब सुलेमान से ये बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे सतीत्व को नष्ट कर दिया है, तो सुलेमान ने जब मृत्यु दंड मोहम्मद बिन कासिम को दे दिया तो सूर्या देवी और परमल देवी ने जोर से चिल्लाया कि हमने अपने पिता का बदला ले लिया है। ठीक है, अब देखते हैं ठीक है कि भारत ने अरबों से उस समय सीखा क्या था। अभियान तो खत्म हो गया था, ठीक, सिंध को जीत भी लिया गया था। ठीक, भारत ने अरबों से क्या सीखा था? भारतीयों ने अरबों से कागज बनाना सीखा, चरखे से सूत काटना सीखा, सिले कपड़े सलवार कमीज बनाना सीखा। ठीक है, और खान पान में कचौड़ी और समोसा, जो हम इस समय कचौड़ी और समोसा खाते हैं, बनाते हैं, वो सारी चीजें हमने किससे सीखी थी? अरबों से सीखी थी। ठीक है, आइए बात करते हैं अरबों ने हमसे क्या सीखा था, मतलब अरबों ने भारत से क्या सीखा था। पहली चीज, हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा था। ठीक है, दूसरी चीज, संख्याओं की गणना करना सीखा था। तीसरी चीज, ज्योतिषी के बारे में सीखा था अरबों ने हमसे, गणित के बारे में हमसे सीखा था।
शतरंज का खेल भी हमसे सीखा था, भारतीय संगीत के बारे में भी अरबों ने हमसे सीखा था, और आयुर्वेद का भी ज्ञान अरबों ने हम ही से प्राप्त किया था। ठीक है, आइए कुछ चीज और देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, हमारे यहाँ की कुछ पुस्तकों को, कुछ ग्रंथों को इन्होंने अरबी भाषा में भी अरबों ने उसी समय अनुवाद किया था। जैसे अंक पद्धति का अनुवाद हिंदसा नाम से अरबी भाषा में किया गया था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलील व दिमना नाम से किया गया था। आइए एक ग्रंथ और देखते हैं, ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद सिंध और हिंद के नाम से किया गया है। ठीक है, आइए अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो देख करके। थैंक यू।